हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा स्टूडियो 2.0। 3 तारीख को अकाउंट का पेपर है, तो हम लोग एक बिफोर एग्जाम रिवीजन कर लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके प्रॉपर एक नोट्स बनाए, मैं उससे आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं, ये FY बीकॉम सेमेस्टर 1 का हम अकाउंट सब्जेक्ट का रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें इस तरीके के जो है कंटेंट है: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिपार्टमेंटल अकाउंट और हायर परचेज। ये सारे जो है पूरा इस सब्जेक्ट में कवर है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस जो कंपनी फॉलो करती है अकाउंट्स बनाते टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये बनाते टाइम जो कंपनी रूल्स या गाइडलाइंस फॉलो करती है उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर आता है इन्वेंट्री वैल्यूशन। इन्वेंट्री वैल्यूशन ये बताता है कि हमको जो अपना स्टॉक्स है उसको कैसे वैल्यू करना है, उसका जो है वैल्यू कैसे निकालना है, कौन से मेथड फॉलो करना है रूल्स को देखते हुए। उसमें देखो फीफो मेथड आता है, वेटेड एवरेज मेथड आता है। तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, फिर आता है कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे जो टॉपिक है इसमें क्लासिफाई करता है ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू है, और वो कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, तो वो ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करता है। इसमें हम वो पढ़ेंगे। फिर आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडजस्टमेंट देखेंगे। फिर डिपार्टमेंट अकाउंट होता है। अब एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अकाउंट बनता है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर ये एक और आता है कि हायर परचेज। हायर परचेज जो हमें एसेट परचेज किया इंस्टॉलमेंट पे, EMI पे, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपके अकाउंट्स में है। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। AS1 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने देखा, ये ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हमको हेल्प करते हैं। अब कंपनी है, अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स फॉलो करके बना रही है, दूसरी कंपनी कोई भी रूल्स फॉलो करके बना रही है, तो सब अलग अलग बना रहे हैं, तो इसमें यूनिफॉर्म जो है वो नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो इस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू करे गए हैं ताकि कंपनी जो है इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये रूल्स है जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी सेम, सब कंपनी सेम तरीके से काम करे। ठीक है, तो उसी में जो है पहला अकाउंटिंग आ जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये किससे रिलेटेड है? ये है फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किससे रिलेटेड? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ही इस ये बात करता है कि कंपनी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगी, वो डिस्क्लोज कर दो पहले। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सीधा सीधा ये बता दो कि हम कौन सी अकाउंटिंग, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बहुत सारे हैं, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होंगे, तो कंपनी AS1 में ये डिक्लेयर कर देती है कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज, कौन से मेथड यूज कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो डिस्क्लोज कर दे, तो उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 का फोकस है अकाउंटिंग पॉलिसी पे। ठीक है, अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी ये ऐसा स्पेसिफिक प्रिंसिपल या मेथड होता है जो बिजनेस अडॉप्ट करता है, जो बिजनेस लेता है किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बनाने के लिए जो बिजनेस एडॉप्ट करता है उसी को अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में डेप्रिसिएशन होता है एसेट का, है ना? आपने सुना ही होगा डेप्रिसिएशन का मतलब। तो उसका हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वही अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। ठीक है, तो AS1 में हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे उसमें। ठीक है, और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि ऐसे ऐसे मेथड या प्रिंसिपल जो कंपनी फॉलो करती है अपने आगे के अकाउंट बनाने में। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मेथड ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन मेथड, मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, फीफो और वेटेड एवरेज, कौन सा जो है मेथड कंपनी यूज कर रही है उसी को अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। अब अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 का मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, ऐसा ना हो बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। जो भी कंपनी में स्टेक होल्डर हैं जिनको भी पता होना चाहिए, तो उन्हें सारी चीजें पता होंगी कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या क्या है।
दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हाउ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब जो स्टेक होल्डर हैं उनको पता चल सके कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर्ड हुआ है। ठीक है, वही अकाउंटिंग पॉलिसी का जब हमारा मेथड क्लियर होगा, तो अब हमारा मेथड क्लियर है, हम उस मेथड को फॉलो करते हुए बना देंगे सारी चीजें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपनी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, जो भी है पब्लिक उसको, अगर लिस्टेड कंपनी है तो पब्लिक को पता लगता रहेगा कंपनी क्या फॉलो कर रही है क्या नहीं। कंपनी अपनी मर्जी से, अगर ये डिस्क्लोज वाला रूल नहीं होता तो कंपनी बताती भी कि हम कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, तो उससे किसी को मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों जरूरी होती है? देखो, डिफरेंट कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज करती है, तो इसमें ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना। इसीलिए सब, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी फीफो मेथड यूज कर रही है, दूसरी वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रही है, तो इनके प्रॉफिट अलग अलग आएंगे। फीफो मेथड में कुछ प्रॉफिट जो कैलकुलेट करके अलग आता है, वेटेड एवरेज में अलग आता है, तो इससे जो है कंपैरिजन करने में हेल्प नहीं होगी कंपनी की, और इससे गलत मैसेज भी आ सकता है। अभी ये मेथड इसने यूज किया, ठीक है, अभी किसी को पता नहीं है कि इसने ये मेथड यूज किया और इसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो लोगों को गलत इंप्रेशन पता चलेगा, उनको लगेगा कि भाई इसका प्रॉफिट सच में ज्यादा है, लेकिन उसको ये थोड़ी पता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी इसने फॉलो किया है। ठीक है, अगर उसको पता चलेगा कि फीफो मेथड से इसने किया है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट ज्यादा ही आता है, तो उससे क्लियरिटी मिल जाएगी पब्लिक को। ठीक है, फिर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग ऐसे हैं। देखो, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हमें अज्यूम कर लेनी है कि ये चीजें होंगी ही। ठीक है, उसको कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं जैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, कहीं वो लिखा है तो जाके बोलेगा नहीं, आपको खुद अज्यूम करते हुए चलना है। ठीक है, इनको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी माना हुआ होता है दिमाग में। तो इसके तीन बेसिक अजम्पशन है। सबसे पहला गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल। गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी जो है फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी, वो बंद नहीं होगी, ऐसा सोचते हुए हमें चलना है कि कल को ये बंद नहीं होगी, चलते ही रहेगी, चाहे डायरेक्टर जाए या एम्प्लॉय उसका जाए, या फिर जो ओनर है वो मरे, शेयर होल्डर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। दूसरा एग्जाम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सेम मेथड हर साल फॉलो करना। ऐसा नहीं है इस साल आपने फीफो मेथड जो है अप्लाई किया, अगले साल वेटेड एवरेज अप्लाई किया, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी अकाउंटिंग, आगे अकाउंटिंग करने में। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर थर्ड आता है अक्रूवल। अक्रूवल मतलब इनकम और एक्सपेंसेस कब हुआ वो रिकॉर्ड करना है। तो ऐश कब मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी ने ना इनकम कमा लिया जिस दिन, भले ही उसके अकाउंट में अब तक आया नहीं, लेकिन इनकम जिस दिन कमा लिया तो रिकॉर्ड कर देना है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो उसको अक्रूवल बोलते हैं। ये तीन एजम्पशन कंपनी को लेके चलना है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कंपनी को सारी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है में अकाउंट्स में जो बनाने में वो लगा रही है, तो उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, पॉलिसी जो है सारी एक जगह पे डिस्क्लोज करना है कि कंपनी ये काम करने के लिए ये पॉलिसी यूज कर रही है, इस काम के लिए ये पॉलिसी यूज कर रही है, ऐसा सब एक जगह पे कंपनी को डिस्क्लोज कर देना है। और डिस्क्लोजर एकदम क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर दिए यहाँ पर तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, कंपनी आज फीफो मेथड यूज करती थी, ठीक है, आगे जाके उसने वेटेड एवरेज मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि डिस्क्लोज मतलब चेंज कर दिया और किसी को पता ही नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स है। अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी चेंज कर सकती है, लेकिन कब? जब लॉ बोले कि भाई तुमको मैंडेटरी, कोई नया इंडियन कंपनीज एक्ट में कोई नया मतलब रूल आ गया कि अब इसको चेंज करना ही पड़ रहा है, तो करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं, तो उन्होंने ही बोला कि नहीं, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी कंपनी में नहीं चलेगी, आपको दूसरी फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, टू प्रेजेंट अ मोर एंड ट्रू फेयर वैल्यू। मतलब कंपनी जो है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से उसको लगता है कि वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, अभी जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज कर रही है उससे उसके अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि नहीं, हम दूसरा यूज करेंगे, उससे हमारे ज्यादा आएंगे, तो उस केसेस में भी वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो, रूल्स जो है वो सेम है। आईसीएआई जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सीधा सीधा रूल्स लिखा है, वो सब कंपनी को सेम लगेगा, लेकिन उस रूल्स के अंदर मेथड दिए हुए हैं, तो कौन सा मेथड यूज करना है वो कंपनी ही डिसाइड करेगी। ठीक है,
तो इसी में एरियाज वेयर डिफरेंट पॉलिसीज कैन बी यूज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट पॉलिसी यूज कर सकती है, लेकिन मेथड जो है वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। अकाउंटिंग एक ही लैंग्वेज है, बट बोलने का स्टाइल हर कंपनी का अलग होता है, ठीक है, सिंपल। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लेकिन बोलने का स्टाइल हर कंपनी का अलग होता है। तो इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन मेथड। अब डेप्रिसिएशन मेथड में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है ये पॉलिसीज आप फॉलो कर सकते हो, तो उसमें से कंपनी ने खुद ने डिसाइड किया कि हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, लाइक एसएलएम मेथड या रिटर्न, एसएलएम मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो वो कंपनी को डिसाइड करना है। फिर इन्वेंट्री में भी सेम केस कि जो रूल्स है वो तो लिख दिए गए, लेकिन फॉलो क्या करना है वो कंपनी डिसाइड करेगी कि जो फीफो मेथड है या वेटेड एवरेज वो फॉलो कर, ठीक है। फिर आता है सिलेक्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब जब अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी सिलेक्ट करेगी तो कुछ चीजें उसको दिमाग में ध्यान रखना है। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी अपने लिए कैसे चूज करेगी, एक कंपनी है तो उसको डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज रहेगी, वो चूज करने के लिए उसको क्या चीजें ध्यान में रखना है, वही ये तीन है। सबसे पहले प्रूडेंस, सब्सटेंस और मटेरियलिटी। अब प्रूडेंस का मतलब जो प्रॉफिट है ना उसको एकदम ओवर स्टेट मत करो। मतलब अगर प्रॉफिट कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ हो सकता है, तो उसको लिखो मत जब तक ना हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है 10,000 का लॉस हो सकता है तो उसको लिख दो, ठीक है। तो उसी को जो है प्रूडेंस बोलेंगे। फिर आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब जब कंपनी लीगल फॉर्म नहीं है, जैसे किसी चीज का लीगल फॉर्म नहीं है, लेकिन उसको मत देखो, एक्चुअल रियलिटी देखो। लाइक कंपनी है, एक एसेट जो है, ठीक है, पेपर पे वो एसेट कंपनी का नहीं है, ठीक है, लीगली वो पेपर पे कंपनी का एसेट नहीं है, बट उसका कंट्रोल जो है कंपनी के पास ही है, तो उसको मेंशन करो, उसको कंसीडर करो, दिमाग में लो कि ये हमारा ही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ। फिर आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में क्या होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करो। लाइक देखो 100 रुपए का एरर है तो उसको इग्नोर कर दो, लेकिन 10 लाख का एरर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी चीज इग्नोर करो लेकिन बड़ी चीज को डिस्क्लोज भी करो, ठीक है। तो वही चीजें ध्यान में रखना है। फिर दूसरे स्टैंडर्ड पे आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें जो है इन्वेंट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल दुकान पे रखा हुआ माल वो इन्वेंट्री है, फैक्ट्री में रखा हुआ रॉ मटेरियल जिससे आगे जाकर माल बनेगा वो भी इन्वेंट्री है, ठीक है। तो वो सारी चीजें AS2 में रहती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब ये जो इन्वेंट्री है हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखी गई है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ इन्वेंट्री वैल्यूड इज कैलकुलेटेड, एट व्हाट प्राइस इन्वेंट्री शुड बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि करेक्ट वैल्यू निकले इन्वेंट्री की, प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, और एक प्रॉपर यूनिफॉर्म जो कंटिन्यू जो सेम मेथड है वो हम यूज कर सकें, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का वो ऑब्जेक्टिव है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट रूल है क्या, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब इन्वेंट्री जो है या तो कॉस्ट पे वैल्यू करो तुम, है ना, या तो फिर NRV की वैल्यू लो, ठीक है, NRV की। दोनों में से जो लोवेस्ट होगा, कॉस्ट अगर 10 है, NRV 8 है, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो आप 8 रुपया लो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बोला गया है, ठीक है। अभी समझाता हूँ अच्छे से। फर्स्ट मतलब जो एक्सपेंसेस हम लोग को गुड्स कंप्लीट करने में लगते हैं, एक प्रॉपर गुड्स को रेडी करने में जो जो एक्सपेंस लगते हैं वो ही कॉस्ट होता है। तो उसमें क्या हो सकता है, परचेस, कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब लेबर, प्रोडक्शन, प्राइस, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे कॉस्ट, या अदर कॉस्ट जो गुड्स को रेडी करने में लगे, तो उसी को कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जितना हमको लगता है कि आगे जाकर हमारा गुड बिक जाएगा, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है आगे जाके हमारा गुड्स 15 रुपीज में बिक जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से हमारा जितना एक्सपेंस हुआ, हमने इससे पहले देखा 10 रुपया हमारा गया, ठीक है, तो 10 रुपया हमारा गया, कितना बचा, 5। तो ये जो 5 रुपया है वो हमारा NRV निकलेगा। तो NRV इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू कंप्लीट सेल, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कॉस्ट की वैल्यू लो या तो फिर NRV, दोनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा हम उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है।
फाइन इन्वेंट्री वैल्यू कैसे निकलेगी, जो कॉस्ट रहेगा या तो फिर एनआरवी, तो इनमें से जो भी कम रहेगा वो हमारी इन्वेंट्री वैल्यू निकल जाएगी। अगर सारा कैलकुलेशन करने के बाद एनआरवी 15 निकल के आ रहा है, कॉस्ट हमारा 10 है, तो लोवेस्ट इसमें से 10 है, इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यू हमारी ये 10 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल वे पे। तो इसका सिंपल रूल है कि कॉस्ट कम है तो कॉस्ट लो, एनआरवी कम है तो एनआरवी लो, दोनों में से एक चीज लेना है हम लोग को। ठीक है, लोअर वैल्यू हमेशा लेना है। ठीक है, फिर इन्वेंट्री के कुछ मेथड दिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कुछ अलग अलग मेथड अलाउ करता है कि आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टीफो मेथड। इसमें क्या होता है, पुराने गुड्स पहले बिकते हैं। समझो एक 10 तारीख को फैक्ट्री में 100 माल आया, ठीक है, फिर 15 तारीख को फैक्ट्री में 100 माल आया। तो आगे जाके जब बेचेंगे ना, तो पहले ये 100 में से हम बेचेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट है हम उसको निकाल के यूज कर लेंगे। ठीक है, जो कॉस्ट है उसका पूरा एवरेज निकालेंगे, हम उसका फिर यूज कर लेंगे। सेम रेट, तो वही सेम रेट जो है सारे यूनिट्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, एग्जांपल एक का जो कॉस्ट निकला 10, एक का 12, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ना, दो यहाँ पर है ना, तो 2 कर देंगे, तो 11 आया। अब यही 11 हम सारे चीजों पे लगाएंगे। ठीक है, इसी को वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं। ये सिर्फ रिवीजन लेकर, इसलिए मैं एकदम बेसिक आपको ऊपर से समझा रहा हूँ, ताकि अगर तेरे से लेकर कुछ क्वेश्चन आ गए तो कम से कम कुछ तो लिख पाओगे। ठीक है, वैसे तो बहुत डिटेल है ये, लेकिन रिवीजन लेकर उतना करा नहीं सकता। ठीक है, अब कॉस्ट में कौन सा आइटम यूज नहीं होता है, सबसे पहले नॉर्मल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये जो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए याद कर लेना। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अपने आखिरी साल में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद बनाती है, तो उसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन और टोटल इन्वेंटरी की जो वैल्यू है वो मेंशन करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ लेना, क्या पता इसमें एग्जाम में आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव है। भी जो आपने कमाया, मतलब आपने जो है रॉ मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ये सारी चीजें करके आपने जो पूरा तरह फिनिश गुड बना दिया बेचने लायक। अब आपने इसको बेचा, तो इसको बेचने के बाद जो पैसे कमाए, ठीक है, तो उसी को जो है रेवेन्यू बोलेंगे। हाँ, उसी का मतलब जो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन इनकम अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज। तो अब उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आता है, वो क्या बोलता है कि रेवेन्यू जो है हम कब रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा तुमको। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करो या मत करो या ऐसे करो, ये सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में लिखी रहती है। ठीक है, तो रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है, वो सेल गुड बेचा या किसी को सर्विस प्रोवाइड किया या कंपनी के कोई अदर रिसोर्सेज से, फॉर एग्जाम्पल वो इंटरेस्ट कमा रही है कहीं से, रॉयल्टी कोई उसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, उसका पेटेंट उसके नाम पे है, या कंपनी का कहीं पैसा लगा हुआ भी है, डिविडेंड आ रहा है, तो वो सारी चीज से कंपनी रेवेन्यू कमा सकती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि कब और कैसे हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, वो मैं बताऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में लिखा है। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव है कि जो रेवेन्यू है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो और सही टाइम पे रिकॉर्ड हो। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू हमने अभी कमा लिया और रिकॉर्ड बहुत देर बाद कर रहे हो, तो वो भी रूल के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रेवेन्यू कब हम रिकॉर्ड करेंगे, कब उसको रिकग्नाइज करेंगे, जब या तो हमने एक्चुअली उसको कमा लिया या हमें लग रहा है कि हम कमा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल समझाता हूँ कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जब अर्न हो गया, या तो पैसा मिलने का कोई रीजनेबल आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई इस जगह से पैसा मेरा मिल जाएगा, मेरा गुड्स यहाँ पर जा चुका है। अगर आपको उस चीज पे कॉन्फिडेंस है तब, या तो आपने एक्चुअली कमा लिया, तो ये दो चीजों में हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अभी और अच्छे से समझाता हूँ। तो गुड्स आपने डिलीवर कर दिए, समझो किसी ने ऑर्डर दिया था, तो आपने गुड्स बना करके उसके घर तक पहुंचा दिया, गुड्स जो है प्रॉपर डिलीवर हो गए, तो इसके लिए आपको वो पैसे भेज देगा, या सर्विस कंप्लीट कर दिया आपने, आपको पैसे भेज देगा, तो वो रेवेन्यू आपका एक्चुअली अर्न हो गया। ठीक है, समझ गए। अब आपने गुड्स जो है बेच दिया कस्टमर को, चाहे पेमेंट बाद में मिले, रेवेन्यू जो है आपको हो गया है अर्न। ठीक है, तो उसको अर्न नहीं माना जाएगा। गुड्स आपने दे दिया, पेमेंट भले ही नहीं मिला हो, लेकिन मिलना ही है उससे, तो वो अर्न में आ गया। अभी रीजनेबली सर्टेन टू रिसीव मतलब आपको पैसे मिलने का एकदम रीजनेबल कॉन्फिडेंस है। सब समझो, आपका एक बहुत पुराना सप्लायर है, उसको आप माल दे रहे हो, तो आपको पता है वहां से आपका पैसा मरेगा नहीं, पैसा मिलेगा ही, तब भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ से पैसा अटक भी सकता है, तब नहीं। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, है ना, मतलब और डिटेल में कुछ कंडीशन समझते हैं कि सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिस्क, मतलब आपने गुड्स बेच दिया, गुड्स यहाँ से डिस्पैच हो गया, तो आपका रिस्क जो है बायर की तरफ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो अब रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये मतलब आपने कमा लिया मान के चलो उसमें। ठीक है, लेकिन जब तक रिस्क
सेलर के पास है, मेरे पास जब तक रिस्क रहेगा तब तक मैं नहीं कर सकता उसको। ठीक है। या तो फिर दूसरी चीज है सर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन, मतलब कस्टमर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मतलब एकदम ओल्ड कस्टमर है मेरा, मेरा वहां पर पैसा सेफ है, कस्टमर को दूंगा मुझे वहां से मिल ही जाएगा आज ही तो कल, तो तब भी मैं कर सकता हूँ उसको रिकॉग्नाइज। ठीक है। फिर आता है द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। रिलायबली मतलब अगर अमाउंट फिक्स है तभी उसको रिकॉर्ड करो, अगर फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है, अनसर्टन है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो, जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक रिकॉर्ड नहीं करना। फिर कौन कौन सी सिचुएशन में रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स मतलब रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब ओनरशिप या रिस्क जो है ट्रांसफर हो जाएगा सेलर को, सेलर का कंट्रोल अब खत्म, तब जो है हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में मतलब कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब सर्विस परफॉर्म हो गई, मेरे को कोई काम, मेरा सर्विस बिजनेस है, मुझे क्लाइंट ने काम दिया और वो काम मैंने पूरा परफॉर्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तब मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है। यह कंप्लीटेशन स्टेज के बेसिस पे है, जैसे लॉन्ग टर्म केसेस है तो उस केसेस में कंप्लीटेशन अलग अलग स्टेजेस पे होगा, तो उस हिसाब से भी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। थर्ड होता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब टाइम के बेसिस पे, कितने टाइम पे मैंने इंटरेस्ट कमाया तो उस हिसाब से मैं रिकॉग्नाइज कर सकता है। रॉयल्टी मेरे एग्रीमेंट में कितना लिखा है उस हिसाब से मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है। यूजेज या कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के हिसाब से भी है मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डिविडेंड जब एक्चुअली मुझे कंफर्म हो गया या कंफर्म हो गया या मिल गया तो मैं डिविडेंड को भी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है। सर कुछ कुछ बैंक बिजनेस या मैन्युफैक्चर में होता है कि अपन सैंपल गुड्स देते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने सैंपल गुड्स भेजा कस्टमर को अप्रूवल के लिए, कस्टमर ने मुझे अप्रूव कर दिया, तो अब मतलब यहाँ पर मेरे को ऑर्डर मिलेगा, मेरा यहाँ पर रेवेन्यू मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। उसने रिजेक्ट कर दिया तो नहीं कर सकता। तो वही फोर्थ सिचुएशन, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कस्टमर अप्रूव्स गुड्स या टाइम लिमिट एक्सपायर्स। ठीक है। फिर कंसाइनमेंट सेल आता है। कंसाइनमेंट सेल मतलब जैसे मैंने एक बंदे को गुड्स दिया बेचने के लिए कि तू आगे भेजिए, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है मेरा, मैं बनाता ही मेरे बिहाफ पे बेचता है, तो अब जब जिस टाइम इसने बेच दिया ना तब मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, तो वही कंसाइनमेंट सेल्स होता है। ठीक है। फिर कौन सी सिचुएशन में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सबसे पहले अगर हमारा जो पैसा मिलने वाला है वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, रिस्क है उसमें, तो नहीं करेंगे। सेल पूरी तरह कंप्लीट हुई मतलब जो बायर है उसके पास जो है रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी तक सेलर के पास ही रिस्क है, तब भी नहीं करेंगे। फिर गुड्स से अब तक पहुंचे ही नहीं है बायर के पास, तब भी हम नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा बिजनेस का खर्चा जो कंपनी को आगे तक बेनिफिट देगा। आज कंपनी ने खर्चा कर लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कंपनी को आगे तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर और इंक्रीज फिक्स एसेट, मतलब मैंने कुछ पैसा खर्चा किया एक मशीन खरीदने को, अब इस मशीन का बेनिफिट मुझे तो 5 साल 10 साल तक मिलेगा, 20 साल तक भी मिल सकता है, तो उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। एक बार पैसा लगा और उसका फायदा फ्यूचर में मिलता रहेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये कब, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, या फिर मशीन कोई परचेज किया हमने, वो सब चीजों में कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि ये एक्सपेंस जो है तुरंत नहीं खत्म होता है, मतलब मैंने इतना पैसा लगा के ये एसेट कंप्लीट कर लिया तो हो गया, बस मेरा पैसा खर्चा हो गया, काम मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने खर्चा तो कर दिया, अभी वसूलना बचा हुआ है, पूरे 5 साल तक मेरा इसमें वसूलत होगी, 5 साल तक मैं उसको वसूल करता रहूंगा, तो उसी को जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉपरली बोलेंगे। ठीक है। इसका फीचर है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, वैल्यू जो है एसेट की वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। रिकरिंग नेचर नहीं है इसका, और बैलेंस शीट में ये शो होता है, एक्सपेंडिचर ये बैलेंस शीट में शो होता है। आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस जाते हैं, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस है जो बैलेंस शीट में शो होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक पैसा खर्चा किया एसेट पे, इसका बेनिफिट हमें आगे तक मिलता जा रहा है, तो ये हमारे लिए एसेट ही हुआ ना। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के लिए खर्चा होता है हमारा, वही
रेवेन्यू एक्सपेंस है। मतलब आज अपन ने खर्चा किया इसका, अपने उसी साल में अपने को बेनिफिट मिल गया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। आज अपन ने खर्चा किया उसका बेनिफिट आगे आने वाले 4-5 साल तक मिलेगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसकी मैं एग्जांपल देखो, सैलरी इसी साल देना है, रेंट इसी साल का है, इलेक्ट्रिसिटी इसी साल का है, रिपेयर्स हुए उसी साल में काम आएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्सपेंस रिपीट होते हैं। ये जो सैलरी किया हर साल रिपीट होंगे, है ना, और उसी साल उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता था कि एक बार आपने मशीनरी खरीद कर लिया, अब अगले साल उस पर करने की जरूरत नहीं है, खरीद लिया 5-6 साल तक फ्री हो जाओ। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उल्टा है, ये हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलता है, क्योंकि ये तो प्रॉपर हमारा एक्सपेंडिचर है, इससे हमारा कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये पीएनएल अकाउंट में शो होता है, और वो बैलेंस शीट अकाउंट में शो हो रहा था कैपिटल, क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट हमें आगे तक मिल रहा था। ठीक है, फिर एक और आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये स्पेशल टाइप का एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये नॉर्मली कब होता है? जब एक साल का एक्सपेंस हो लेकिन उसका बेनिफिट हमें आगे तक मिलता रहे। ठीक है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि हमने खर्चा कर लिया, एक मशीन परचेज कर रहे हैं और उसका हमें आगे तक मिलता रहे बेनिफिट। ठीक है, वैसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर के है, कैपिटल नेचर का नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है। रेवेन्यू नेचर मतलब कि इन नेचर का है, ये सारे नेचर से रिलेटेड है, इन सबसे रिलेटेड है, और उसका बेनिफिट हमें आगे तक मिल रहा है, इसका कोई बेनिफिट हमें आगे तक नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मतलब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम, बहुत भारी खर्चा किया, तो उसका बेनिफिट मुझे आगे तक मिलता रहेगा। एक बार एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, लोगों को पता चलेगा, तो उसका मेरा सेल्स जो हर साल होता रहेगा उसकी वजह से। एक्सपेंस एक बार किया और उसका बेनिफिट आगे तक मिल रहा है। ठीक है, तो यह रेवेन्यू नेचर का होता है, इसीलिए इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसके बेनिफिट जो है मल्टीपल ईयर तक मिलते रहते हैं, तो इसीलिए हम जो पीएनएल अकाउंट है उसमें इसको थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पे हमने एस्टिमेट किया कि 1 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ। ठीक है, और 10 साल तक हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 10,000 रुपया हो गया वो, है ना, 10,000 रुपया हर साल का हो गया। तो हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 एक्सपेंसेस दिखाएंगे, तो उसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ? वही जो मैंने बताया कि जो टोटल एक्सपेंस 10 लाख हुआ था उसको हम एक बार में पीएनएल में नहीं लिखेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट चार्ज करेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है, वो एक स्पेशल टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ठीक है, फिर आते हैं फीफो मेथड पे। फीफो के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। फीफो मतलब वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया पहले वो गया। ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो उसके एडवांटेज क्या है? ये सिंपल और इजी मेथड है, लॉजिकल मेथड है, जो एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स है उससे मैच हो जाता है ये। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, हमेशा करंट प्राइस शो होता है, तो ये एक बार पढ़ने जैसा, एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने जैसा है नहीं। वैसे इसके डिसएडवांटेज है, ये भी एक बार पढ़ लेना, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो है लिखने में हेल्प हो जाएगी। और एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, स्टॉक रिजर्व। ये शॉर्ट नोट्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी गुड्स जो है अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बिजनेस के अंदर ही हो रहा है, बिजनेस के बाहर वो गुड्स नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी इस डिपार्टमेंट ने 100 रुपए का गुड्स ट्रांसफर किया इसको 120 रुपए में, तो इस डिपार्टमेंट को 20 रुपए का प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि गुड्स बाहर ही नहीं गया, बिजनेस के अंदर ही घूम रहा है, तो वो प्रॉफिट जो है उसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि ऐसे अगर बहुत सारे गुड्स ट्रांसफर इंटरनली हुए, 100 के बदले 120 में, 100 के बदले 110 में, तो इस वाले डिपार्टमेंट को जो है प्रॉफिट दिखेगा, इंटरनली कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में गुड्स दिखे थोड़ी, हो गए तो दूसरे डिपार्टमेंट के पास ही है ना। तो उसमें इसको जो प्रॉफिट है, फालतू का प्रॉफिट, इसको हटाने के लिए हमें स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है।
ये हो गया, वाई स्टॉक रिजर्व इज क्रिएटेड टू रिमूव अनरियलाइज प्रॉफिट टू शो ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल गुड्स ट्रांसफर एट ₹120, एक्चुअल कॉस्ट क्या था 100, तो कंपनी को अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ ₹20 का, तो वो ₹20 वो स्टॉक रिजर्व में क्रिएट कर देगी। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टॉक रिजर्व जो है प्रॉफिट में से निकल जाएगा कंपनी के, और वो एडजस्टमेंट में शो होगा कि कंपनी ने ₹20 का स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया है, और वो प्रॉफिट में से अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, हम प्रॉफिट में स्टॉक रिजर्व लिख देंगे तो ₹20 से हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट शॉर्टनोट के हिसाब से एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। आप कंपनी में जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक कंपनी है इसके अंदर ये बहुत सारी डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इनका जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स का एक्सपेंस होगा, ये परचेज डिपार्टमेंट है परचेज का एक्सपेंस होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा। लेकिन कुछ एक्सपेंस जो है वो इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए कॉमन होगा, तो उस कॉमन एक्सपेंसेस को, मतलब एक एक्सपेंस कर लिया ₹1,00,000 का, जिसका बेनिफिट जिसका इस्तेमाल ये तीनों कर रहे हैं, तो इन तीनों को उस हिसाब से बांटना पड़ेगा अपने को, तो उसी को एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसमें टाइप ऑफ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट जो सीधा डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, और जैसे कि सेल्स एक्सपेंसेस सेल्स डिपार्टमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग का, परचेज एक्सपेंसेस परचेज डिपार्टमेंट का। इनडायरेक्ट मतलब जो सारे डिपार्टमेंट आपस में बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी और एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें जो है डिपार्टमेंट यूज कर रही है, तो इसीलिए आपस में बांट लेंगे। लेकिन इनका बेसिस क्या होगा, ठीक है, इनका बेसिस होगा किस बेसिस पे हम बांटेंगे। अगर रेंट है तो कौन से डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया एरिया लिया है उसके हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी तो कितना किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा यूज किया है। सैलरी कितना टाइम स्पेंड हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो कौन से डिपार्टमेंट की वजह से हमें ज्यादा सेल्स हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उससे ले लेंगे। फिर आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट मतलब कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, परचेज, या कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है ना, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर, फैशन यहाँ पर, तो सबका जो है प्रॉफिट अलग अलग आता है। अब कंपनी ओवरऑल अकाउंट बनाएगी तो पता नहीं चल पाएगा कौन से डिपार्टमेंट से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि फ्यूचर में उस पर ज्यादा ध्यान दे। इसीलिए कंपनी डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अकाउंट, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, आगे जाकर डिसीजन बेटर कर सके और परफॉर्मेंस पता चल सके। ठीक है, फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं हम, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकले, मतलब गुड्स हमने कितने बेचे, कितने हमने खरीदे, वो सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, उससे हमारा प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो उसमें दो साइड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कितना हमने बेचा और हमारा आखिरी साल में कितना जो है स्टॉक बचा। डेबिट में शुरुआत पिछले साल का कितना स्टॉक बचा था, तो वो इस साल हमारा ओपनिंग बन जाएगा। फिर कितने सारा हमने परचेज किया वो डालेंगे हम, फिर हमारे एक्सपेंस कितने हुए वो हम निकालेंगे। तब जाके अगर क्रेडिट साइड जो है, ये क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ डेबिट से, तो हमारा प्रॉफिट होगा उस साल। और अगर ये डेबिट साइड जो है वो ज्यादा हुआ क्रेडिट से, मतलब ये ज्यादा हुआ, तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ये हमें एक्चुअली नेट प्रॉफिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ हमने गुड्स कितना खरीदा, कितना बेचा, और उस गुड्स को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा हुआ। अब उस गुड्स को बेचने के लिए हमारा कितना खर्चा हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालेंगे, तब जाके हमारा फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसमें भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सैलरी कितनी दी हमने, रेंट, ऑफिस, डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट साइड में हमारा ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम मेंशन करेंगे। फिर इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, इनकम कम है तो लॉस। फिर एक हायर परचेज वाला टॉपिक था, उसमें कैश प्राइस आता है। कैश प्राइस मतलब जो गुड्स हमने सीधा वन टाइम पेमेंट देके परचेज कर लिया, मतलब कंपनी है उसने यहाँ से गुड्स परचेज किया 1000 स्टॉक, सीधा कैश दे दिया, तो वो कैश प्राइस हो गया। उसमें कोई इंस्टॉलमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगा, उसी को कैश प्राइस बोलते हैं। कंपनी ने पेमेंट इमीडिएटली कर दिया तो उसको कैश प्राइस बोलेंगे। हायर प्राइस मतलब कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पे करी, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, तो उसको हायर प्राइस बोलेंगे। ठीक है, ये छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्प हो जाता है, कभी कभी और शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है। फिर अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी नेसेसरी चेंजेस है ना, जो चेंजेस हम भूल गए हैं,
तो उसको ईयर एंड में हम करेक्ट करेंगे, या कोई आइटम हम लिखना भूल गए अकाउंट में तो उसको हम जो है अलग से लिखेंगे, तो उसको जो है एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो ट्रायल बैलेंस के बाहर का होता है, मतलब कंपनी ने पूरे साल जो है चीजें की, उसका ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बेसिस पे कंपनी ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट सारी चीजें बना ली। लेकिन बाद में कोई चीज हुई जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं है, तो उसी को जो है एडजस्टमेंट बोलेंगे, वो हम बाद में अलग से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट रूल है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट ट्रेडिंग एंड इसमें जाएगा, दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो एक जो है ट्रेडिंग में जा सकता है और एक किसमें, बैलेंस शीट में। तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में नहीं आई है या करेक्ट करनी है हमको, वो एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ कॉमन एडजस्टमेंट होते हैं, वो होता है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। उसमें क्या होता है कि जो गुड्स ईयर एंड तक हम बिके नहीं है ना, अभी तक हमने जो जो गुड्स बेचे वो सारा ट्रायल बैलेंस में मेंशन था, लेकिन ईयर एंड में कुछ गुड्स बच गए, जो ये बिके नहीं गुड्स, तो अभी हमारे पास बचे हैं, तो हमारा फायदा ही हुआ, वो अगले साल बिकेंगे, हमारे अगले साल काम आएंगे, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे। और दूसरी चीज, जो गुड्स है हमारे बन चुके हैं, ऑलरेडी रेडी है, सारा खर्चा वगैरह हो चुका है इसको, तो वो हमारा एक एसेट भी बन जाएगा, इसीलिए बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंस हो गया है बट पेमेंट हमने नहीं किया है ना, मतलब हमने खर्चा कर लिया कोई चीज कंपनी में, गुड्स को बनाने में, किसी भी चीज में हमने खर्चा कर लिया, लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया हमने, तो उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत दिखेगा, है ना, तो इसीलिए हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, और दूसरा हमें देना बाकी है, लाइबिलिटी हम पे कर्जा है, तो इसीलिए वो बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने अभी एक्सपेंस कर दिया, एक चीज है उस पर हमने अभी खर्चा कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें अभी नहीं मिला है, हमने पहले ही पे कर दिया, ले बड़ा एडवांस पेमेंट ले ले और बाद में मुझे गुड्स दे देना अगले साल। ठीक है, तो वो हमारा जो है एक्सपेंस में से निकल के चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। एसेट साइड क्यों, क्योंकि हमने पहले से पे कर दिया है, इसका बेनिफिट हमें बाद में मिलने वाला है। दूसरा एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू जो है हर साल कम होते रहती है ना, तो उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर एसेट यूज हो रहा है या वैल्यू कम हो रही है, तो उसका एक्सपेंस भी होगा, वो एक्सपेंस भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो गुड्स लिया था तो 5 लाख का था, अब वो हर साल के आखिर तक थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर दूसरे साल में आखिर तक थोड़ा कम हो जाएगा उसकी वैल्यू, तो वो हमारा एक हिसाब से एक्सपेंस हुआ, हमारा पैसा जा रहा है, तो इसीलिए वो एक्सपेंस में चला जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट में से कम हो जाएगा। 5 लाख का एसेट था, तो अगले साल 5 लाख का थोड़ी रहेगा, 4 लाख का बचा, घस के 4 लाख का हो गया, तो वो यहाँ पर हम 4 लाख लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया एडजस्टमेंट, यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितना हो सकता है उतना कवर कराया है मैंने आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट जरूर करना क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, तो इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, नोट डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें मैं प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन पेपर भी डाल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।